नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। आज भारत एक दोराहे पर खड़ा है। एक तबका ऐसा है जो यह कह रहा है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और इससे अच्छा प्रधानमंत्री और इससे अच्छा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता था। वहीं दूसरा तबका ऐसा भी है जो यह कहता है कि सरकार ने काम अच्छा नहीं किया है, वह पूरी तरह से फेल हो गई है। सिस्टम नहीं, यह सरकार का फेलियर है। भले ही यह लोग थोड़े हैं, यह अपनी आवाज़ अगर सोशल मीडिया पर भी उठाते हैं तो इनका गला दबा दिया जाता है। और योगी सरकार तो ऐसे भी पहले बोल चुकी है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर भी सरकार की बुराई करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे देश के हालात हैं। वहीं पर जो मोदी मीडिया या जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, वह मीडिया आज सरकार के गुणगान करने में व्यस्त है। सरकार की इमेज सुधारी जा रही है ताकि दोबारा से जनता का बेवकूफ बनाया जा सके और सत्ता प्राप्त की जाए। भारत के अंदर 99% लोग ईश्वर को मानने वाले हैं, भोले भाले लोग हैं जिनको बहकाना आसान होता है। लेकिन इस कोरोना काल के अंदर जहां एक तरफ भारतीय मीडिया ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या यूँ कहें कि भाजपा सरकार की इमेज को सुधारा है, उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं, वहीं दूसरी ओर विदेशी मीडिया, यहाँ तक कि 25 ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी सरकार की नेग्लिजेंस की वजह से भारत की जनता मरी है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया है। जिसमें द वॉशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द ऑस्ट्रेलियन और ऐसे बहुत सारे अखबार हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सरकार की गलती नहीं है? अगर कोई काम अच्छा होता है तो उसका श्रेय सरकार को मिल जाता है, अगर कोई काम बुरा होता है तो वह जनता की गलती होती है। ऐसा हम आमतौर पर देखते आए हैं। यह सरकार 2014 से ही झूठे आंकड़े पेश करके इस भोली भाली जनता को गुमराह करती आई है। अगर हम कोरोना की पहली वेव की बात करें तो उसमें जब माइग्रेंट लेबर्स सड़क पर चल रहे थे तब भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। तो सरकारी वकील जो है वो तुषार मेहता, उन्होंने यह बोल दिया था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और कोई माइग्रेंट लेबर सड़क पर है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आज ऐसी हो गई है जैसे कि सरकार की गोद में बैठा हुआ बच्चा होता है, वह यस मॉम करती रहती है। जो गोदी मीडिया या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह आजकल, जिसमें जी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, इन लोगों के बड़े बड़े लोगों के हाथ में है। तो मीडिया ने भी यह सोच लिया है कि अगर तुम प्रधानमंत्री की इमेज सुधारते रहोगे और वो दोबारा से सरकार में आ जाएंगे तो इसी में आपकी भलाई है। ऐसा सोच करके वह उनकी इमेज सुधारने में लगी हुई है और भोली भाली जनता को बहकाया जा रहा है। जबकि अगर हम अपने मन की बात करें या जनता के मन की बात करें तो जब सरकार को यह पता लग गया था कि दूसरी लहर आने वाली है तो क्या सरकार को इसके लिए तैयारी नहीं कर लेनी चाहिए थी? जब पूरा देश लॉकडाउन किया गया था उस समय तो केवल 560 केस थे जिस पर आपने लॉकडाउन लगा दिया था, कुल 5 घंटे का टाइम लेकर के। इस बार आपने लॉकडाउन लगाने में भी देर की है। लेकिन इस बार देश की जनता ने यह देखा है कि जब कोरोना की सेकेंड वेव आई तो देश को ना ऑक्सीजन मिली, ना बेड मिला, ना आईसीयू ही मिला और जनता अस्पताल के अंदर भी मर रही थी और अस्पताल के बाहर भी मर रही थी। हालात इतने खराब थे कि अगर आज भी वो दृश्य आंखों के सामने आ जाता है तो मन सिहर उठता है। लोग सड़कों पर तड़प रहे थे, शमशान के अंदर कतार से शव जलाए जा रहे थे। लेकिन
सरकार के अनुसार ऐसा नहीं था। अगर शमशान की फोटो दिखा दी गई मीडिया पर तो तुरंत उसको टीन से कवर कर दिया गया, ताकि पब्लिक को यह पता ना चले कि कितने लोग मारे जा रहे हैं। मैं मारे जाना ही कहूंगी, क्योंकि वो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से मरे थे। अगर यह सरकार जरा सी भी मानवता रखती या यह दूरदर्शी सरकार होती तो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती। देश में त्राहिमाम की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए थी। क्या हमने इस सरकार को गवर्नेंस के लिए चुना था या मिस गवर्नेंस के लिए चुना था? हमें तो ऐसा लगता है कि हमने इस सरकार को सिर्फ मंत्रियों के, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्रियों के शौक पूरा करने के लिए चुना गया था, और वो इन्होंने बखूबी किया। हालात इतने बुरे हैं कि कहाँ तो हम फर्स्ट वेव के बाद में हमने यह डिक्लेयर कर दिया था कि कोरोना यहाँ से भगा दिया गया है, और हमने, प्रधानमंत्री ने खुद उन देशों की भी हंसी उड़ाई थी। उनको यह बोला गया था, विदेशी देशों को, जिसमें फ्रांस भी था, चाइना भी था और कुछ और देश थे, कि भारत के अंदर आप जैसा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी हम कोरोना से जंग जीत गए। वहीं आज वो सब देश भारत की मजाक बना रहे हैं। भारत का चेहरा आज विदेशी के सामने झुका हुआ है। पूरे विश्व में हमारा मजाक बना है, जबकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक गरीब देश है। भारत में आज भी 100 करोड़ जनता गरीबी की रेखा से नीचे है। ऐसे में क्या हमारे प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि 8,000 करोड़ के हवाई जहाज वो खरीदें और उनमें बैठ कर के चलें, जबकि कुल 2 या 3 ही देश ऐसे हैं जो इस तरह से अपने प्राइवेट हवाई जहाज रखते हैं, वरना अधिकतर अपनी एयरलाइंस से ही सफर करते हैं। क्यों हमारे प्रधानमंत्री क्या अपनी एयरलाइंस के जहाज से सफर नहीं कर सकते थे? क्या गरीब देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि वो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज के अंदर यात्रा करे? और वहीं दूसरी ओर हमारे गृह मंत्री, उन्होंने बीएसएफ के लिए महंगे महंगे हवाई जहाज खरीदे और वो बंगाल चुनाव के दौरान उनका उपयोग कर रहे थे। यहाँ पर मंत्री बड़े बड़े काफिलों में चलते हैं। जब देश इस महामारी से जंग लड़ रहा था, कोरोना की सेकेंड वेव आ चुकी थी, उस समय कुंभ का आयोजन किया गया। बंगाल के चुनाव में जब हमारे प्रधानमंत्री दीदी और दीदी कह रहे थे, उस समय भारत की जनता इलाज के अभाव में मर रही थी। क्या प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को यह शोभा देता है? जब यूपी की जनता इलाज ना मिल पाने के कारण मर रही थी, उस समय हमारे मुख्यमंत्री योगी को भी पश्चिमी बंगाल का चुनाव प्रचार जरूरी लगा। उस समय उन्होंने अपने सूबे में, जिसकी जनसंख्या भी 25 करोड़ है, उन्होंने अस्पतालों का दौरा करना मुनासिब नहीं समझा। वो दौरा क्यों करते? अगर प्रधानमंत्री दौरा कर रहे होते तो वो भी करते। जब प्रधानमंत्री रैलियों में व्यस्त थे तो वो भी रैलियों में व्यस्त थे। उनके लिए जनता की कोई कीमत नहीं है। इन्होंने जनता का बेवकूफ बना करके और खुद सत्ता प्राप्त करके अपने शौक पूरे कर लिए। जनता के पास आज खाने को नहीं है। पिछले 7 सालों में 11 करोड़ लोग अपना रोजगार खो चुके हैं। ऐसे में क्या शोभा देता है कि हम सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को चलाएं? लेकिन अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है, एक याचिकाकर्ता ने अगर वहां पर हाईकोर्ट के अंदर याचिका डाल दी तो उस पर उल्टे 1 लाख का जुर्माना किया गया और जो सेंट्रल विस्ता है उसको एसेंशियल सर्विस बताया गया है, जिसके अंदर इस लॉकडाउन में भी हजारों मजदूर जाते थे ट्रकों में बैठ करके और वहां पर काम किया जाता था। तो देश के लिए जरूरी
स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी। देश के लिए जरूरी सेंट्रल विस्ता, हवाई जहाज, ये चीजें हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो राम मंदिर बहुत जरूरी था। उनको तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की आदत है। उन्होंने तो अयोध्या में दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो तो सिर्फ गाय गोबर की राजनीति करते रहे। उनके अनुसार तो बस गाय माता ही सब कुछ है और गोमूत्र गोबर लेप लो, वो तो इसी चीजों से अपना काम चला लेते हैं। जब इन सब चीजों से काम चल जाता है तो फिर उनको जरूरत भी क्या थी। इसीलिए ये जो भोली भाली जनता है, इसके अंदर भक्त लोग भी मरे हैं। इस बार भक्तों को भी अस्पताल मुहैया नहीं हुआ है। उनके घर वाले इस दर्द को भुला नहीं पाएंगे। बीजेपी के लोगों ने भी अपनों को खोया है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है वे कभी इस दर्द को भुला नहीं पाएंगे। और यह सिस्टम नहीं, सरकार का फेल्योर है। इसको ग्रॉस क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहा जा सकता है, जिसे कहते हैं जानते बूझते हुए अपराध करना। अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी मानवता बची होती तो ये भारत की जनता के सामने हाथ जोड़ करके आते और उनसे माफी मांगते कि हमसे गलती हुई है, हमें माफ कर दो। लेकिन नहीं, ये ऐसा थोड़ी करेंगे। ये तो उल्टा जो इनकी मीडिया है उसका इस्तेमाल कर लेंगे, अपनी इमेज सुधारेंगे। इनको सिर्फ सेल्फ इमेज की चिंता है। इनको भारत की विदेशों के सामने क्या इमेज हो रही है या भारत की जनता किस हाल में है, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के पैसे को अपना पैसा समझा जाता है, या यूं कहा जाए कि पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझा जाता है। इसके उदाहरण 4000 करोड़ रुपए जो स्टैचू बनाने में लगाए गए। आप ये बताइए कि सरदार पटेल कितने साधारण व्यक्ति थे। उन्होंने भारत के लिए कितना योगदान उन्होंने दिया था। क्या वो कभी ये चाहेंगे कि उनके स्टैचू पर इतने पैसे खर्च किए जाएं और उनको एक पिकनिक स्पॉट की आवश्यकता थी या उनके नाम पर बड़े बड़े अस्पताल बनाए जाते। लेकिन हमने पैसे खर्च किए, किसी से हम सलाह नहीं लेते हैं, जनता से हम पूछते नहीं हैं, सिर्फ हम अपने मन में जो आता है उस काम को करते रहते हैं। आज वह मूर्ति हमारे किसी काम नहीं आई है, लेकिन लोगों की आत्मा पर कितना दुख हुआ होगा जब उनको यह पता चला कि उनको तो बेसिक नीड की जो आवश्यकताएं हैं वो भी नहीं मिलती है। आज भी जब हम टीवी पर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन या अपने प्रधानमंत्री या अमित शाह जी या योगी जी को देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि उनके चेहरे पर जरा सा भी कहीं दुख है या उनको अपनी कहीं गलती का एहसास है, बल्कि वो तो अपने आप को डिफाइन करते हुए नजर आते हैं। वह हमेशा विपक्ष को नीचा दिखाने का काम और खुद को ऊंचा दिखाने का कार्य करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज की तारीख में सरकार को कोई ऑर्डर नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पीएम केयर फंड को भी सार्वजनिक करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट तो वो करती है जो सरकार उसे कहती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, पीएम केयर फंड जो है वो तो एक प्राइवेट ट्रस्ट है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, सरकार को आदेश दिए होते, सुप्रीम कोर्ट अपना काम ठीक से कर रही होती या जनता की आवाज सुन रही होती, तो ऐसे दिन देखने को नहीं मिलते। सुप्रीम कोर्ट लगता है खुद लाचार है, क्योंकि अगर आप जस्टिस लोया की वाला एपिसोड भी याद करें, जस्टिस लोया को कहा गया था कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। उनके पास अमित शाह के केस की फाइल थी। अगर उस पर इंक्वायरी बिठा दी गई होती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। अगर उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से ही हुई थी तो भी वो भी पता चल सकता था, लेकिन आपको उस पर इंक्वायरी बिठानी चाहिए थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी एक संदेह के घेरे में ला करके खड़ा कर देता है। अब हमें तो यह लगता है कि अभी भी अगर सरकार और उनके मंत्रियों में जरा सी भी मानवता बची हो तो उनको
अपने ये सारे जो लश्कर हैं उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमने एक चाय वाले को प्रधानमंत्री चुना था। याद रखना चाहिए, वह जो चाय वाला है उसके घर में ये सब शान और शौकत नहीं थी। आज से 40 साल पहले या 45 साल पहले क्या ये जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं या जो योगी आदित्यनाथ हैं, क्या इनको ये सारी लग्जरी सुविधाएं प्राप्त थी? अब देश की इतनी बुरी स्थिति है तो क्या इनको ये सब सुविधाएं नहीं छोड़ देनी चाहिए? इनको अपना वही पुराना वाला ढंग जिसमें ये रहते थे, आम जनता के तरीके से अगर ये रहते तो फिर भी हमें ये लगता कि हाँ, हमने एक चाय वाले को प्रधानमंत्री चुना, हाँ, हमने यूपी का सीएम एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो वास्तव में साधु था। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। दूसरों को तो आप कहते हैं कि वो तो राजकुमार हैं, वो तो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। अरे वो तो जो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं उनको तो ऐशो आराम की आदत होगी, हमने मान लिया, लेकिन आपको तो ऐसे ऐशो आराम की आदत नहीं थी। आपको क्या हो गया? आपको भी ऐशो आराम की लत लग गई। आपको तो आज इंडियन एयरलाइंस के जो विमान है वो भी बेकार लगने लगे। आपको तो अपने लिए अलग विमान चाहिए। आपको तो जो आज तक जिसमें प्रधानमंत्री रहते आए हैं आपको तो वो घर भी नहीं अच्छे लगते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि आप उस देश के प्रधानमंत्री हैं जहां पर चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जो किसानों के लिए जीते थे। वह कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों से और खलियानों से होकर के गुजरता है। लेकिन हमारे देश के किसान आज देखिए किस तरह से बैठे हुए हैं। कितना 6 महीने उनको हो गए हैं, कितने कम से कम 470 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप तो भूल गए हैं। आपने तो सिर्फ लोगों का बेवकूफ बनाना था और सत्ता हासिल करनी थी। अब जब आपको कोरोना के लिए या स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए, जबकि अब सुना जा रहा है कि 3rd वेव आने वाली है, गांव के अस्पतालों की हालत बहुत बुरी है। आप जानते हैं, जब शहर के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन नहीं थी, अब मान लिया आपने कुछ ऑक्सीजन प्लांट दूसरों से मांग तांग करके लगा दिए होंगे, लेकिन गांव के अस्पतालों की हालत आपको पता है क्या है? वहां पर कोई नहीं है। वहां पर लोग अगर मर गए तो मर जाएंगे, उनको तो किसी आंकड़ों में गिनती भी नहीं होने वाली है। वहां की स्वास्थ्य सेवाओं पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए था, या आपको यूपी में जो होने वाले चुनाव है उनके लिए बैठक करनी चाहिए थी। आपका सिर्फ एक मकसद है कि किसी भी तरह से चुनाव में लगे रहें, सिर्फ चुनाव जीतते रहें। आपको मीटिंग करनी चाहिए थी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, कि गांव की स्वास्थ्य सेवाओं को हम कैसे बेहतर बनाएं। बल्कि मीटिंग इसलिए नहीं करनी चाहिए थी कि यूपी का चुनाव हम कैसे जीत लें। आज देश के अंदर लोग बोलने लगे हैं, लोगों के अंदर एक खामोशी है, और जो बोलता है उसे आप ये बोल देते हैं कि नेगेटिविटी मत फैलाओ। ये नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि जिसे आप पॉजिटिविटी बोल रहे हैं कि यह पॉजिटिविटी है, वह पॉजिटिविटी नहीं है, बल्कि वो देश को गुमराह करने की कोशिश है। देश से सच छुपाया जा रहा है, सच को नहीं छुपाना चाहिए। और आज एक चीज जरूर अच्छी हो रही है कि देशवासी खुद जागृत हो रहे हैं, और वे पॉजिटिविटी से नहीं, उस नेगेटिविटी से जागृत हो रहे हैं जो उन्होंने देखा। उनकी आंखों ने जो चश्मा आपने उनकी आंखों पर चढ़ा रखा था वह उतर गया। उन्होंने आज भारत का यथार्थ देखा है। गांव के अंदर अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। उन्होंने काला बाजारी होती हुई देखी है, और अगर कोई काला बाजारी करता हुआ पकड़ा जाता है तो वह तो जमानत से रिहा भी हो जाता है। अगर कोई विपक्ष का नेता जैसे हमारे आदरणीय आजम खान साहब हैं या उनका बेटा है, अगर वो जेल के अंदर चले जाते हैं, या डॉक्टर कफील खान है, तो उनको आप कभी भी बाहर आने नहीं देते हैं, चाहे उनकी हालत कितनी ही खराब क्यों ना हो। आपने आजम खान साहब को भी सीतापुर जेल से लेट ट्रांसफर किया, याद रखना इस बात को। उनके
फेफड़ों में कैविटी बनी, फाइब्रोसिस हो गया। अब वो पहले जैसे कभी नहीं रह पाएंगे, हम जानते हैं इस बात को। ये सब आप जो कर रहे हैं, ये जो गंदी राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, उस सब को जनता याद रखेगी और चुन चुन करके बदला लेगी। जब भी वोट डालने के लिए भारत की जनता जाएगी तो वह जो उसके अपने उन्होंने इसमें खोए हैं उनको वह भुला नहीं पाएंगे। आप कितनी ही अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर लीजिएगा, लेकिन जनता ऐसे मोदी मीडिया, गोदी मीडिया और आप लोगों के बहकावे में आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। उसको पता है कि आपने जो पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर दिए वो भी नकली थे, वो भी काम नहीं करते हैं। अरे वेंटिलेटर पर आदमी जो जाता है उसका परिवार कितनी टेंशन में होता है वो सब जानते हैं। उनको पता होता है कि ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, उन्हें नहीं पता है। वेंटिलेटर पर जाने से पहले मरीज के रिश्तेदारों से साइन करा लिए जाते हैं। जब वह साइन कर रहा होता है तो उसके हाथों में जान नहीं रहती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो कांपते हाथों से हस्ताक्षर करता है। वो उस डॉक्टर को उस समय भगवान के रूप में देख रहा होता है। लेकिन अब आपने कोरोना फेलियर का ठीकरा भी डॉक्टरों के सर पर फुड़वाना शुरू कर दिया है। आप उस बाबा रामदेव को ले आए हैं, एक एलोपैथी और आयुर्वेद में आपने एक बहस छिड़वा दी है। आप ये बताइए कि इतने सारे बाबा हैं देश के अंदर जो आयुर्वेद से इलाज करते हैं, उनको किसी को परेशानी नहीं हुई, इस बाबा रामदेव को ही क्यों परेशानी हुई? क्योंकि इसका धंधा चलता है। ये आपका हमारे सर पर बैठाया हुआ है, यह लाला रामदेव आपने बनाया है, इससे आपको फायदा होता है। इसीलिए तो उसने कह दिया कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, वास्तव में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस समय में भी देश में महंगाई बढ़ाई जा रही है। आज पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जनता की नौकरियां चली गई हैं, उनके पास खाने को दाने नहीं हैं, लेकिन देश में महंगाई है। आप क्या कहते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उस समय तो आपको हर चीज महंगी लगती थी, आज नहीं लगती है। आज आपको माँ बहनों की आंखों के आंसू दिखाई नहीं देते हैं, वो कैसे अपने बच्चों को पालेंगी। आज हर चीज के रेट दुगने तिगने हो गए हैं। सरसों का तेल जिसमें गरीब आदमी खाना खाता है वो भी आपने महंगा कर लीजिए। जो आपको करना है, अपने मन की सारी चीजें कीजिए। हम जनता भी